नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नागेश गहलोत उपस्थित हुआ हूं आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो आइए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कल्पना करना, प्रेम करना, घृणा करना किस अनुक्षेत्र से संबंधित है? तो अनुक्षेत्र पूछे हैं अधिगम के। अधिगम के अनुक्षेत्रों की बात करें तो 3 प्रकार के अधिगम के अनुक्षेत्र बताए हैं ब्लूम के द्वारा। ब्लूम की टैक्सोनॉमी बहुत फेमस है और ब्लूम ने ही अधिगम के अनुक्षेत्र बताए हैं। तो ब्लूम ने कितने प्रकार बताए हैं? ज्ञानात्मक बताया है, भावात्मक बताया है और क्रियात्मक, यानी 3 प्रकार के अधिगम के अनुक्षेत्रों की चर्चा ब्लूम ने यानी BS ब्लूम ने की है। ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो आइए आज हम ब्लूम की जो होती है वो पढ़ते हैं अधिगम के अनुक्षेत्र। पहला है ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या होता है? सोचना, विचारना, तर्क करना और कल्पना करना। तो आपका कल्पना करना किसके अंतर्गत आता है? कल्पना करना ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा उन्होंने बताया है क्रियात्मक अनुक्षेत्र। तो क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? जो हम क्रियाएं करते हैं, जैसे कि चलने की क्रिया, दौड़ना, नृत्य करना, उतरना, कूदना, खाना खाना, ये सब क्रियाएं हैं। तो ये क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तीसरा क्या है? भावात्मक अनुक्षेत्र। तो भावात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? जैसे कि किसी से ईर्ष्या करना, किसी के दुख में या फिर सुख में, सुख दुख क्रोध होना, क्रोध मतलब अपने संवेग प्रकट करना। तो ये सभी भावात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो BS ब्लूम के द्वारा कितने बताए गए हैं? 3 प्रकार के अधिगम के अनुक्षेत्र बताए हैं। पहला ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, कल्पना करना, प्रेम करना, घृणा करना, ये ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भावात्मक अनुक्षेत्र के दुख, ईर्ष्या, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये भावात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि डरना, सहमना, उदासीन दृष्टिकोण, ये सभी भावात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वो जो गामक क्रियाएं होती है ना, जो कॉग्निटिव क्रियाएं होती है, जैसे कि चलना, दौड़ना, जो सूक्ष्म क्रियाएं होती है, नृत्य करना, खेलना, कूदना, ये क्रियात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ज्ञानात्मक ये तीनों क्षेत्र अधिगम के अनुक्षेत्र दिए किसने हैं? तो ये दिए हैं BS ब्लूम के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं प्रतिपादित की है? BS ब्लूम का प्रश्न पूछा गया है कि ब्लूम ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी ब्रूनर का प्रश्न है, ब्रूनर का, ब्लूम नहीं, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास जो सिद्धांत दिया ना, उसको संरचनात्मक कहते हैं। हालांकि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मेरे से कि संज्ञानात्मक लिख दिया। संरचनात्मक जो सिद्धांत दिया है ब्रूनर का, संरचनात्मक सिद्धांत, ये अधिगम का सिद्धांत है और ब्रूनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ब्रूनर ने 1960 में कौन सी पुस्तक लिखी? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960 में प्रकाशन में आई ब्रूनर की पुस्तक। और इन्होंने संज्ञानात्मक नहीं, संरचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो कितनी अवस्थाएं इन्होंने चर्चा की है अपनी पुस्तक कौन सी? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 1960 में लिखी। उसमें इन्होंने द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में 3 प्रकार की अवस्थाओं की चर्चा की है कि बच्चा बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक 3 अवस्थाओं में से गुजरता है और अपने ज्ञान की संरचना का विकास करता है। तो ये संज्ञानात्मक नहीं है, संरचनात्मक विकास है। सक्रियता की अवस्था, पहली अवस्था जो बताई इन्होंने उसको सक्रियता की अवस्था कहते हैं। पहली अवस्था जो बताई सक्रियता की अवस्था, या फिर हम उसको कह सकते हैं इनएक्टिव एज। सक्रियता की अवस्था या इनएक्टिव एज, इसकी अवधि जो है वो 0 से 3 वर्ष तक है। इनएक्टिव एज या फिर सक्रियता की, इसको हम एक और कह सकते हैं विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था। विधि निर्माण आधारित अधिगम की अवस्था जो दूसरी बताई है ब्रूनर के द्वारा, वो बताई गई है दृश्य प्रतिमा या फिर प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था। तो ये इसकी अवधि बताई है 3 से 12 वर्ष। 3 से 12 वर्ष तक बच्चा दृश्य प्रतिमा विधि यानी प्रतिमा आधारित अधिगम की अवस्था में रहेगा। इसको हम आइकॉनिक स्टेज भी बोल सकते हैं। और तीसरी जो है वो सांकेतिक विधि यानी चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था। चिन्ह आधारित अधिगम की अवस्था जो तीसरी अवस्था है, ये इसकी अवधि क्या है? 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद मतलब किशोरावस्था से संबंधित ये अवधि होती है। इसको हम आइकॉनिक स्टेज के नाम से भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रूनर का सिद्धांत कौन सा है? संरचनात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। ये अधिगम का सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत नहीं है। सबसे पहली तो ब्रूनर ने संरचनात्मक सिद्धांत दिया, 1960 में दिया। किस में दिया? तो अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में दिया। कितनी अवस्थाएं बताई? तो 3 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी स्टेज बताई इन्होंने? तो पहली बताई इनएक्टिव 0 से 3 वर्ष, दूसरी बताई आइकॉनिक
3 से 12 वर्ष। और जो तीसरी बताई वो है हम बोल सकते हैं सिंबॉलिक, जो 12 वर्ष के बाद यानी किशोरावस्था में शुरू होती है। तो ये था ब्रूनर का संरचनात्मक विकास का सिद्धांत। यहाँ पर संज्ञानात्मक दे दिया परंतु ये गलत है, संरचनात्मक लिखना था यहाँ पर। अगला है अनुदेशन हेतु स्कीमा और नियोजन को आवश्यक किसने बताया। देखिए आप ऑप्शन में यहाँ पर पियाजे ढूंढ रहे होंगे क्योंकि आप स्कीमा शब्द देखकर पियाजे को ही याद करते हैं, परंतु पियाजे ने स्कीमा की हमारी मानसिक संरचना की व्यवहारगत प्रक्रियाओं को स्कीमा कहा है और ये शब्द जीव विज्ञान से लिया है। ये सही बात है कि ये स्कीमा शब्द पियाजे के द्वारा लिया गया है, परंतु हमारे प्रश्न क्या है, अनुदेशन हेतु स्कीमा और नियोजन, नियोजन भी शब्द आ गया है यहाँ पर। तो स्कीमा और नियोजन को आवश्यक किसने माना है, तो स्कीमा और नियोजन को जो है वो ब्रूनर ने। ब्रूनर का प्रश्न पढ़ा हमने अभी, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, तो ब्रूनर ने अनुदेशन हेतु किसको, स्कीमा और नियोजन दोनों को आवश्यक बताया है। तो किसने बताया है, ब्रूनर महोदय के द्वारा। हम यहाँ पर वॉटसन की बात करें तो वॉटसन ने जो अधिगम का अपना सिद्धांत दिया वो किसकी, अपनी पत्नी रेनर और अपने बच्चे किसके ऊपर, अल्बर्ट के ऊपर प्रयोग किया था। वॉटसन ने अपने पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया था और अपनी पत्नी रेनर के साथ मिलकर प्रयोग किया था। इन्होंने अपने बच्चे को खरगोश दिया था जिससे वो पहले तो अच्छा लगा बच्चे को, परंतु बाद में उस खरगोश को देने के बाद उन्होंने डरावनी ध्वनियाँ पैदा करनी शुरू कर दी, तो वो बच्चा उस खरगोश से डरने लगा। तो खरगोश पर प्रयोग किया था, अपने बच्चे के साथ प्रयोग किया था इन्होंने, किसके साथ, अल्बर्ट नाम का बच्चा था, और अपनी पत्नी रेनर ने। वॉटसन की बात हो गई। पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया, इन्होंने दिया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और अनुबंधन के जनक भी कहे जाते हैं पावलाव। फ्रायड का नाम है सिगमंड फ्रायड, पूरा नाम सिगमंड फ्रायड। फ्राइबर्ग में इनका जन्म हुआ था और बाद में ये ऑस्ट्रिया वियना चले गए थे। तो देखिए साथियों, इनका जो सिद्धांत है वो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और इन्होंने विकास का सिद्धांत भी दिया है जिसको मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने काम प्रवृत्ति पर अधिक महत्व दिया है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि अनुदेशन हेतु स्कीमा और नियोजन को आवश्यक किसने बताया है, तो वो बताया है ब्रूनर के द्वारा। तो साथ में आए ऑप्शन की हमने चर्चा साथ में कर ली। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। हालांकि यहाँ पर एक शब्द और जोड़ना था और वो था अनुभव तथा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण तथा अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, ये सही परिभाषा है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में ऐसा भी परिभाषा में पूछा जा सकता है आपसे, और प्रशिक्षण तथा अनुभव में द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है, तो ये है गेट्स की। गेट्स ने क्या कहा है, प्रशिक्षण तथा अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। ये किसकी परिभाषा है, ये गेट्स की परिभाषा हो गई साथियों। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम की परिभाषाएं दी है, जिसमें स्किनर का नाम महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने क्या कहा कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को ही सीखना कहते हैं। ये स्किनर की परिभाषा जो हमने कल भी पढ़ी थी। तो गेट्स ने क्या कहा है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। जबकि क्रो ने क्या कहा है, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। ये किसने कहा है, क्रो ने। जबकि स्किनर ने कहा है प्रगतिशील व्यवहार, और गेट्स ने कहा है अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा। तो ये हमें परिभाषाएं याद करनी है। एक और है गिलफोर्ड। अधिगम में गिलफोर्ड भी महत्वपूर्ण परिभाषा देते हैं। इन्होंने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो ये अधिगम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई, और गेट्स की परिभाषा यहाँ पर आपसे पूछी गई थी। अगला प्रश्न है, अधिगम की गति अधिक होने पर बनता है। क्या बनता है, ऋणात्मक अधिगम का वक्र बनेगा, धनात्मक अधिगम का वक्र बनेगा, या समानांतर वक्र बनेगा। तो देखिएगा साथियों, एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में उपयोग तो क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। परंतु कभी कभी अधिगम का वक्र भी बनता है। तो अधिगम के वक्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अधिगम के वक्र किसे कहते कि नहीं हैं हम, तो मतलब क्या होता है, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति को मतलब हमारे सामने रखता है कि हम उसमें उन्नति कर रहे हैं या अवनति कर रहे हैं। अवनति मतलब हम उस चीज़ को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ा रहे हैं वो तो उन्नति होगा, और घटा रहे हैं या अवनति होगा। तो पहला जो दिया गया है वो है धनात्मक अधिगम का वक्र। तो आप में प्रश्न में क्या बनाए, अधिगम की गति अधिक हो जाती है तो क्या कौन सा वक्र बनता है, तो वो धनात्मक वक्र बनेगा। अगर कम हो रही है, अधिक होगी तो धनात्मक, और कम हो रही है तो वो क्या बनेगी, ऋणात्मक बनेगा।
तो धनात्मक अधिगम का वक्र, इसको हम नतोदर भी कह सकते हैं, नतोदर अधिगम का वक्र। धनात्मक अधिगम का वक्र क्या होता है? ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में तो धीमी होती है, प्रारंभ में ये हम मान सकते हैं अधिगम का वक्र है, और ये इस प्रकार से चल रहा है, मतलब अधिगम का वक्र ये यहाँ पर हम निर्धारित कर सकते हैं। पहले तो हमारी सीखने की दर कैसी थी? धीमी, परंतु बाद में इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो वो क्या हो गया? ये धनात्मक अधिगम वक्र का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसके बाद ऋणात्मक अधिगम का वक्र क्या होता है? ये मान लेते हैं अधिगम का वक्र, एक सही बनाते हैं। अधिगम का वक्र पहले तो क्या थी? अच्छी बढ़ रही थी, मतलब हमारी सीखने की दर क्या थी? बढ़ रही थी, परंतु धीरे धीरे कम हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक अधिगम का वक्र। और एक होता है समान या सरल रेखीय अधिगम का वक्र, जिसमें क्या होता है? ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, मतलब एक जैसा चलता है, तो वो क्या होता है? समानांतर या फिर समान या सरल रेखीय अधिगम का वक्र। तो 3 प्रकार के अधिगम के वक्र प्रायः प्रयोग में लाए जाते हैं। तो एक तो हो गया धनात्मक, एक हो गया ऋणात्मक, और एक हो गया समानांतर अधिगम का वक्र। अगला प्रश्न है, भूख, प्यास, निंदा, विश्वास, यौन तथा मल मूत्र त्याग है क्या है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, मानवीय आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं या फिर मानसिक आवश्यकताएं? तो देखिएगा साथियों, ये सभी शारीरिक आवश्यकताएं कहलाती है। अब्राहम मेस्लो ने अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत अब्राहम मेस्लो ने मांग या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और मांग या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, जिन्होंने बाल विकास बहुत डीप में पढ़ना है तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही डीप लेवल में पढ़ाई करते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। तो आप देखिएगा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है अब्राहम मेस्लो ने, मांग या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। तो किसी को तो ये वीडियो बहुत उबाऊ लग रहा होगा, परंतु जिसको समझ में आ रहे हैं प्रश्न, वो उनको बहुत ही मज़ेदायक और प्रेरणादायक लग रहा होगा ये वीडियो। तो देखिएगा साथियों, क्या प्रश्न है? भूख, प्यास, निद्रा, विश्वास, यौन तथा मल मूत्र त्याग क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं, तो शारीरिक आवश्यकताएं या फिर हम इसको मांग संबंधी आवश्यकताएं कह सकते हैं, इनको आवश्यकता पदानुक्रम की आवश्यकताएं भी कह सकते हैं। तो ये सिद्धांत दिया किसने? अब्राहम मेस्लो ने। अब्राहम मेस्लो की बात करें हम, तो अब्राहम मेस्लो ने हमारे एक पिरामिड आकार की आवश्यकताएं बताई कि 5 प्रकार की आवश्यकताएं लेकर इंसान पैदा होता है। कौन कौन सी? तो सबसे पहली जो आवश्यकता होती है वो शारीरिक आवश्यकताएं होती है, मतलब हमारी नींद की आवश्यकता, भूख की आवश्यकता, प्यास की आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता होती है। दूसरी आवश्यकता होती है सुरक्षा की आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता कौन सी होती है? सुरक्षा की आवश्यकता, जिसमें हमें मकान की आवश्यकता होती है, ये सभी सुरक्षा की आवश्यकताओं के अंतर्गत आता है। तीसरी होती है समाज की आवश्यकता। चौथी आवश्यकता होती है सम्मान की आवश्यकता। और पांचवी जो आवश्यकता होती है लास्ट वाली, वो होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ठीक है, तो पहली कौन सी हो गई? शारीरिक आवश्यकता, दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता, और तीसरी समाज की आवश्यकता, चौथी सम्मान की आवश्यकता, पांचवी किसकी? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो पहले शारीरिक आवश्यकताएं उसकी पूरी हो गई, तो वो फिर किसमें उसकी सुरक्षा की आवश्यकता को महसूस करेगा। और उसकी सुरक्षा की आवश्यकताओं यदि व्यक्ति की पूरी हो गई तो वो कहाँ जाएगा? फिर समाज में जाएगा, तो सामाजिक आवश्यकताओं उसकी पूरी होगी। फिर सामाजिक आवश्यकताएं भी अगर उसकी पूरी हो गई तो वो समाज में सम्मान का हकदार होना चाहेगा, और सम्मान का हकदार भी अगर वो हो गया तो फिर वो स्वयं को आत्मसिद्ध करने में लग जाएगा। तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता सबसे लास्ट की आवश्यकता गिनी जाती है। तो ये पिरामिड आकार किसने बनाया है? अब्राहम मेस्लो ने। और 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं इन्होंने, 8 लिख गया है, 5 प्रकार की आवश्यकताएं अब्राहम मेस्लो के द्वारा बताई गई है, जिसको पदानुक्रमिक आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत, या फिर मांग का सिद्धांत, या फिर शारीरिक आवश्यकताओं का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की शक्तियों पर बल देने वाला सिद्धांत है कौन सा? क्षेत्रीय सिद्धांत, जो कर्ट लेविन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्किनर के द्वारा। समग्र का कृतिवाद, यानी समग्र आकृतिवाद, ये है सही है इसका। तो उपरोक्त सभी, तो देखिएगा साथियों, उपरोक्त सभी आंसर न हो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समग्र कृतिवाद। समग्रता, संपूर्णता और सभी जो किसके अंतर्गत आता है? समग्रवाद, संपूर्णता, ये सभी गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आते हैं। तो गेस्टाल्ट में किस पर बल दिया गया है? मस्तिष्क की शक्तियों पर, मानसिक शक्तियों पर सर्वाधिक बल किस में दिया गया है? गेस्टाल्टवाद में दिया गया है। और समग्र कृतिवाद भी वो ही होता है। संपूर्णवाद यहाँ पर आ जाता तो भी उसका आंसर गेस्टाल्ट ही होता। गेस्टाल्ट की अगर हम बात करें तो 1920 में
कॉफका के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और कॉफका जो 1920 में द थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट एक पुस्तक लेकर आए, जिसमें उन्होंने गेस्टाल्ट नामक सिद्धांत की चर्चा की। तो ये अधिगम के सिद्धांत हैं, जैसे कि व्यवहारवादी सिद्धांत अलग हैं, संज्ञानवादी सिद्धांत अलग हैं, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत अलग हैं। प्रमुख गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? तो कुर्ट लेविन को भी हम गेस्टाल्टवादी मानते हैं। अब्राहम मेस्लो नहीं, हम किसको, एक तो कोहलर को, कुर्ट लेविन को, कॉफका, वर्दाइमर, ये सभी जो थे ये गेस्टाल्टवादी थे। तो मस्तिष्क की शक्तियों पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? समग्र कृतिवाद, या फिर यहाँ पर संपूर्ण आ जाता तो भी वही गेस्टाल्ट अर्थ होता, क्योंकि गेस्टाल्ट का अर्थ ही होता है समग्र या संपूर्ण। तो आपसे गेस्टाल्ट नहीं दिया यहाँ पर और समग्र दे दिया, तो हमें इसमें चकराना नहीं है। समग्र आ जाए, संपूर्ण आ जाए या फिर गेस्टाल्ट आ जाए, तीनों का मतलब होता गेस्टाल्ट ही है। तो मस्तिष्क की शक्तियों पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? वो होता है गेस्टाल्ट। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर, उद्दीपन अनुक्रिया पर, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत पर, या फिर गेस्टाल्टवादी? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहें या फिर हम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहें, यह स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उद्दीपन अनुक्रिया, उद्दीपन पहले होता है और अनुक्रिया बाद में होती है, मतलब ये थॉर्नडाइक की है। और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत वो का वही आ गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और सक्रिय अनुबंधन एक ही बात हो गई। और चौथा जो हो गया, पाठ्यक्रम निर्माण का जो आधुनिक सिद्धांत अपनाया जाता है वो गेस्टाल्टवाद से अपनाया जाता है, क्योंकि गेस्टाल्टवाद सूझ पर बल देता है। किस पर? सूझ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं शारीरिक आवश्यकता, मानसिक आवश्यकताओं पर बल देता है, मतलब मस्तिष्क का सिद्धांत कहा जाता है गेस्टाल्टवाद को। तो गेस्टाल्टवादी जो है आधुनिक पाठ्यक्रम निर्माण किससे होते हैं? गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों के द्वारा, क्योंकि ये हमारी मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाओं को बढ़ाने में मदद करता है। तो छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? उसकी मानसिक क्रियाएं तो होती है। अगला प्रश्न है, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि का जन्मदाता सिद्धांत माना जाता है। खोज विधि या फिर समस्या समाधान विधि या फिर विश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाएगा? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को ही माना जाएगा। यहाँ पर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत से आपके सामने प्रश्न ज़्यादा लेकर आया हूँ, ताकि आप एक बार में ही गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को अच्छे से समझ जाओ। गेस्टाल्टवादी में सिद्धांत में खोज विधि, समस्या समाधान विधि और विश्लेषण विधि को की जन्मदाता किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को। अगला प्रश्न भी इसी से है, गेस्टाल्ट सिद्धांत देन है, किसकी देन है? ब्रिटेन स्कूल की, जर्मन स्कूल की, फ्रांस स्कूल की, या फिर अमेरिकन स्कूल की? तो देखिएगा साथियों, ये इसका जन्म जर्मनी से हुआ। और गेस्टाल्ट शब्द जो लिया गया है मूलतः जर्मन भाषा का ही शब्द है, जर्मन भाषा का ही शब्द है जो कॉफका लेकर आए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन हुए? तो कोहलर हुए, क्योंकि कोहलर ने चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया था, कैनरी नामक द्वीप पर किया था। चिंपैंजी का नाम सुल्तान था और उसको केले लटकाए थे और बाद में उसके अचानक सूझ उत्पन्न हुई और उसने केले प्राप्त कर लिए। ऐसे 3 बार प्रक्रियाएं दोहराई है। तो ये सभी गेस्टाल्ट, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक की अगर बात करें तो कौन लेकर आए? कॉफका लेकर आए। वर्दाइमर भी सहयोगी थे, और कोहलर और कर्ट लेविन, ये सभी जो थे ये गेस्टाल्टवादी की श्रेणी में आते हैं। तो आज की क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।